हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश में कोरोना के कम होते केसेस के बीच अब हम सब की सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द हम वैक्सीन लगवा लें। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के हमारे तमाम दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है, जरा ये देख लीजिए। दिल्ली में आज से ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, यानी कि आप गाड़ी में बैठे रहिए और आपको वैक्सीन लग जाएगा। दिल्ली के पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत द्वारका के सेक्टर 12 में हुई है, जिसका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया। आज नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में भी फिलहाल अब आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं। जो आप नोएडा और आसपास के इलाके के लोग हैं, कृपा करके नोट कर लीजिए इसको। अभी तक 5 जगहों पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन आपके लिए अलाउड था, अब 5 और जगह ऐसे आने जा रहे हैं जो कि नए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं। इन सभी नए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से 44 साल के लोग भी वैक्सीन लगा पाएंगे, यानी कि बिना किसी अपॉइंटमेंट के आप ड्राइव थ्रू पर पहुंचिए। 18 से 44 साल के बीच के लोगों को भी नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में वैक्सीनेशन मिलेगा। नए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कहां हैं, कृपा कर नोट कीजिए। नोएडा में पाथवे स्कूल सेक्टर 100, मिलेनियम स्कूल सेक्टर 119, कैम्ब्रिज स्कूल नॉलेज पार्क 1 ग्रेटर नोएडा में, एस्टर पब्लिक स्कूल डेल्टा 2 ग्रेटर नोएडा में और प्रज्ञान स्कूल जेवर में। इन 5 जगहों पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे लोगों को बहुत फायदा होगा। गाजियाबाद की 30 हाउसिंग सोसाइटीज ने फोर्टिस अस्पताल के साथ मिलकर 50,000 से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन की पूरी सुविधा का इंतजाम किया है। इन हाउसिंग सोसाइटीज के लोगों के पास ये ऑप्शन, ये विकल्प है कि आप अपना और अपने परिजनों का नाम सोसाइटी के RWA में लिखवाइए। हर व्यक्ति जिसे वैक्सीन लेना है उसे 1050 रुपए देने होंगे। चूंकि यह सुविधा प्राइवेट वैक्सीनेशन मुहिम के तहत है, इसलिए आपको सरकारी दर नहीं बल्कि प्राइवेट दर चुकानी होगी, इसलिए आपको 1050 रुपए देने होंगे। वैक्सीनेशन से जुड़ी ये तमाम जानकारी हमने आपके सामने प्रस्तुत की, उम्मीद है आपने नोट किया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूं कैसे हम कोरोना की इस महामारी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये 5 राज्य मैं आपको दिखाता हूं जो सेफ जोन करार दिए जा चुके हैं। ये 5 राज्य वैक्सीनेशन और उसके साथ साथ कम होते पॉजिटिविटी रेट की वजह से अब सेफ माने जाने लगे हैं। ये राज्य हैं दिल्ली, गुजरात, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन सभी राज्यों में संक्रमण का दर बीते 1 हफ्ते से 5% से भी कम है, और अगर 5% से कम है तो जाहिर सी बात है अब इसे आप सेफ मान सकते हैं। दिल्ली में 17 मई को संक्रमण की दर 13% थी, जो कि अब घटकर 4.5% रह गई। गुजरात में 17 मई को पॉजिटिविटी रेट 7.2% थी, जो कि 24 मई को घटकर 4.6% हो गई। झारखंड का पॉजिटिविटी रेट 17 मई को 7% था, यह अब घटकर 3.8% हो चुका है। बिहार में पॉजिटिविटी रेट 7.2% था, अब यह घटकर 3.7% पर आ गया है। और उत्तर प्रदेश में संक्रमण की दर 17 मई को 5.9% थी, जो कि 24 मई को घटकर अब सिर्फ 2.2 रह गई है। यानी कि ये 5 राज्य अब कोरोना के लिहाज से काफी सुरक्षित माने जा सकते हैं। पॉजिटिविटी रेट का कम होना कोरोना के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में जीत का सूचक है, संकेत दे रहा है। कोरोना कंट्रोल पर अब आपको एक और बड़ी पॉजिटिव खबर दिखाता है। देश के 14 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना की सेकेंड वेव का पीक आकर गुजर चुका है, और अब यहां पीक के मुकाबले रोजाना आधे से भी कम कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं। उन राज्यों में सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में पीक के वक्त रोज 65,000 मामले सामने आते थे, लेकिन 28 दिन के भीतर अब यहां सब कुछ सामान्य हो चुका है। 50% से भी कम मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पीक के वक्त 13,000 के आसपास प्रतिरोज यहां पर केसेस आते थे, अब यहां पर 25 दिन के भीतर सब कुछ आधे से भी कम हो चुका है। छत्तीसगढ़ का पीक भी 15,000 का था, लेकिन अब वो घटकर 50% से भी कम हो चुका है। 26 दिन में यह सब कुछ यहां पर हो गया है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पीक का रेट यानी पीक इन्फेक्शन रेट 25,000 था, लेकिन अब 31 दिन के बाद
ये उसका आधा भी नहीं बचा है। इसी तरह से लगातार अन्य राज्यों की बात हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए अगला राज्य आपके सामने, ये तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर पीक आगे बढ़ा लेकिन अब ये बहुत घटकर नीचे जा चुका है। इन तमाम राज्यों की सूची अभी आपके सामने है और स्पष्ट तौर से आप देखें तो स्थिति ऐसी ही दिखाई दे रही है। झारखंड का भी यही हाल है, बिहार में भी पीक रेट से बहुत कम हो चुका है मामला, राजस्थान में भी आधे से कम है, तेलंगाना में भी आधे से कम है, हरियाणा और उत्तराखंड गोवा में भी आधे से कम है, दादर नागर हवेली में भी पीक रेट से 50% के नीचे आ चुका है। यानी कि ये 14 ऐसे राज्य हैं जहां पीक खत्म हो चुका है। अब यहां पर हम एक तरह से कह सकते हैं कि राहत की सांस लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द अब हो सकता है कि इन राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया में भी धीरे धीरे छूट मिलनी शुरू हो जाए 1 जून के बाद से। तो तैयार हो जाइए, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल सकता है। वैक्सीन लोगों के लिए कोरोना का कवच है। वैक्सीन के लिए स्पॉट बुकिंग में दिव्यांग लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। ऐसे में दिव्यांग लोग वैक्सीन की प्रक्रिया में पीछे न छूट जाएं, वो खुद को कैसे रजिस्टर कराएं, इसके लिए एक बड़ी अच्छी मुहिम की गई है। और जिस व्यक्ति ने इस मुहिम को शुरू किया है उसके लिए वाकई में दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद दिव्यांग है। देखिए, देख नहीं सकती हैं और निधि ने ही इस मुहिम को आगे बढ़ाया है ताकि दिव्यांगों को कोई दिक्कत नहीं आए। तो आपने देखा निधि पिछले 3 दिनों से मुंबई, दिल्ली, ठाणे, नवी मुंबई में दिव्यांगों का मदद कर रही हैं। यह मुहिम उन्होंने शुरू की है। अब तक उनकी टीम में 50 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन और स्पॉट बुकिंग के अलावा दिव्यांग लोगों के लिए वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी ये मुहैया कराती हैं, फोन पर ही बताती हैं। कई दिव्यांग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं देख सकते, सुन भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को अलग अलग तरीकों से ये मदद पहुंचा रही है। अभी ये सुविधा लगातार आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ 4 शहरों पर सीमित है, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और दिल्ली। लेकिन निधि और उनकी टीम का यह मानना है कि वो इस पूरे मुहिम को बहुत तेजी से देश के कोने कोने तक ले जाना चाहती हैं। दिव्यांगों को वैक्सीनेशन में मदद के लिए एनजीओ की तरफ से हेल्पलाइन का नंबर भी जारी किया गया है। जो नंबर हम आपको सामने आप दिखा रहे हैं, आप इन नंबर को नोट कीजिए और फिर जो नवी मुंबई, दिल्ली, मुंबई, ठाणे में रहने वाले लोग हैं वो इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए आगे आ सकते हैं। ये नंबर आपके लिए मैं पढ़ देता हूं, 8793760344। दूसरा नंबर है 9423320688। तीसरा नंबर है 8108327903। दिल्ली में जो दिव्यांग रहते हैं वो अगर अपने लिए वैक्सीन की बुकिंग करना चाहते हैं, आपके लिए नंबर है साहब, नोट कीजिए इसे, 9702906743। दूसरा नंबर है 9771439225। तीसरा नंबर है 9930287851। इन नंबर्स पर फोन कीजिए और आपको मदद मिलती दिखाई देगी। 2-3 दिन से आपने ये ड्राइव शुरू किया है, लोगों के कॉल्स भी आने शुरू हो गए। कितने कॉल्स आए हैं और लोग क्या बातें, उनको परेशानियां क्या हो रही हैं? जो दिव्यांग लोग हैं उनको क्या क्या परेशानियां जो है वो फेस कर रहे हैं? करीबन 2.5 से 3 दिनों में हमारे पास 50 से ऊपर क्वेरीज आ चुकी हैं अलग अलग चीजों के लिए। कुछ क्वेरीज हैं सिर्फ समझने के लिए इन्फॉर्मेशन, दूसरी क्वेरीज है रजिस्ट्रेशन के लिए, तीसरी है टाइम स्लॉट्स बुकिंग के लिए कि उन्होंने रजिस्टर कर लिया है कैसे तो, लेकिन टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा है, राइट। उनकी मदद कैसे हो पा रही है लोगों की? उनके साथ इसलिए हमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है। जब हम 50 कॉल्स कहते हैं वो उन कॉल्स को अटेंड करने के लिए 2 गुना या 3 गुना समय लगता है, राइट। या उस सपोर्ट को, कॉल या मैसेजेस के सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। एक तो ये 2 फॉर्म में सपोर्ट इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे डेफ व्यक्ति कॉल नहीं कर सकते, राइट। जिनको स्पीच डिफिकल्टी है वो कॉल कैसे करेंगे, तो उनके लिए टेक्स्ट बेस्ड सर्विस भी है, व्हाट्सएप बेस्ड सर्विस भी है, राइट। पर 2 से 3 गुना समय इसलिए लगता है क्योंकि जब स्लॉट खुलता है ओटीपी आता है या रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी आता है उनके फोन पर। जब तक विकलांग व्यक्ति वो ओटीपी देते हैं उन तक पहुंचता है और ओटीपी देते हैं तब तक उनका चूज किया हुआ स्लॉट कई बार निकल जाता है, तो दोबारा से स्लॉट ट्राई करना पड़ता है। लोग मदद कर रहे हैं जो आपकी टीम में लोग हैं, क्या वो
सब लोग डिसेबल हैं और डिसेबल लोगों की मदद कर रहे हैं? राइट, सो हमारी कोर टीम जो है राइजिंग फ्लेम की, इट्स अ सेल्फ लेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे मैं खुद विकलांग हूं और मेरी मेजॉरिटी ऑफ द टीम विकलांग है, लेकिन इस इनिशिएटिव के लिए हमने युवाओं को इन्वॉल्व किया है। सो कॉलेज गोइंग नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स आगे बढ़े हैं, हमारे साथ इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इस ड्राइव पर काम कर रहे हैं और आगे विकलांग व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं। जी, और ये कौन कौन शहर में ये सेवाएं जो है आप लोगों ने शुरू की और आगे क्या इसे बढ़ाने का इरादा है? राइट, सो अभी के लिए हमने शुरुआत किया है, इस सेवा की शुरुआत की है मुंबई, नवी मुंबई, थाने और दिल्ली में। हम धीरे धीरे इसे दिल्ली का दिल्ली एनसीआर करना चाहते हैं, मुंबई, नवी मुंबई, थाने का पुणे और अन्य शहरों में। सो इस तरह से एक एक स्टेट को हम कवर करना चाहते हैं। ऑफकोर्स हमारी एक लिमिटेशन होगी, पर हम जितना एक्सपैंड कर सकेंगे हम इस सेवा को एक्सपैंड करना चाहते हैं। जब तक वैक्सीनेशन चलती रहेंगी, जब तक विकलांग व्यक्तियों की जरूरत रहेंगी। तो इस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है दिव्यांगों के लिए भी। मुंबई से महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना के केस काफी कम हो गए, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए हर तरह की तैयारियां की जा रही हैं। थाने में अमरनाथ के ऑटो चालकों ने जीवनदानी ऑटो एम्बुलेंस की एक शुरुआत की है। ऑटो चालकों ने मिलकर 25 ऑटो रिक्शा को ऑटो एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है और कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इस ऑटो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन से लेकर तमाम सुविधाएं हैं। ड्राइवर को संक्रमण न हो इसलिए ड्राइवर पीपीई किट पहनते हैं और मरीजों को अस्पताल पहुंचाते हैं। थाने के अंबरनाथ में मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ये जो ऑटोज और पीपी किट में मौजूद शख्स देख पा रहे हैं, ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार कोरोना के दौरान और तीसरे वेव की तैयारी कर चुके हैं। ये कोई आम ऑटो नहीं है, इस ऑटो को उन्होंने एम्बुलेंस के तौर पर बना दिया है। इसमें वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो कि एक एम्बुलेंस में होती है। पीपी किट में वो शख्स है जो आपको आमतौर पर आपकी जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंचाता है, लेकिन आज पीपी किट में वो कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर संजय है, संतोष है, फैयाज है, मोहम्मद है और अशोक हैं। ऐसे और भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर लगातार काम कर रहे हैं। और इस ऑटो एम्बुलेंस में क्या कुछ है, ज्यादा हम इनसे ही जानेंगे। मोहम्मद, सबसे पहले आप बताइए, पीपी किट में मौजूद है, कोरोना मरीजों को आप लोग अस्पताल पहुंचाते हैं, तो इस ऑटो को एम्बुलेंस बनाया है, तो क्या कुछ और इसमें है? इस ऑटो को जो एम्बुलेंस बनाया है, हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ऑक्सीजन है, तो हमें ऑक्सीजन भी दिया है। जी जी, ये ऑक्सीजन पोर्टेबल है जो आप बता रहे हैं? जी जी, ये ऑक्सीजन जो है इसको सिर्फ पंप करना पड़ता है, जो कि जो पेशेंट जो रहेगा उनके साथ में जो रहेंगे उनके रिलेटिव, उनको ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसको इसे ढक्कन निकालने के बाद इसे जो है सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, तो ये यहाँ से बाकायदा बताया? जी जी जी, ये सारे के सारे हमें फॉर्मेलिटी बताई गई है, इसे सिर्फ हमें यहाँ से पुश करना पड़ेगा। जी, आराम से। तो ये इसको लगाना है और अगर मरीज को ये बिठाते हैं और ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये पोर्टेबल ऑक्सीजन है? जी जी, पोर्टेबल है जी, जिसमें 35 से ज्यादा जो है स्प्रेज हैं जो किसी मरीज के काम आते हैं। देखो, तो ये जो स्प्रे आप देख पा रहे हैं ये इस ऑटो के अंदर मौजूद है जिसको एम्बुलेंस बनाया गया। आमतौर पर एम्बुलेंसेस में ऑक्सीजन के टैंक्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, इस ऑटो में भी जो है इन्होंने ये ऑक्सीजन जो स्प्रे है वो रखा है। तो आपने देखा किस तरह से महाराष्ट्र में ऑटो एम्बुलेंस की तैयारी की जा रही है। हम थर्ड वेव की तैयारी अभी से ही कर रहे हैं। कोरोना महामारी के जिस दौर में तमाम लोग अपने को संस्कार के लिए भी नहीं खड़े हो पा रहे थे, उस दौर में भुवनेश्वर के एक दंपति ने संवेदनहीनता के खिलाफ मानवता की एक बड़ी मिसाल प्रस्तुत की है। कोरोना काल में मानवता की जो मिसाल है वो मधुस्मिता और उनके पति ने मिलकर की है, और जिस तरह से ये लावारिस लाशों को उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, वाकई में मन करता है कि इनके लिए बस दुआ ही निकले। पीपीई किट पहनी ये मधुस्मिता पृष्टि हैं। भुवनेश्वर के रहने वाले मधुस्मिता पृष्टि अपने पति के साथ मिलकर लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती हैं। जो डेड बॉडी हम लाते हैं, हम खुद जानते हैं कि वो डेड बॉडी का कोई नहीं होता है, मतलब वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, सब आते जाते रहते हैं, कोई किसी का नजर नहीं, कोई किसी में दिलचस्प भी नहीं है। मैं उनका फैमिली मेंबर बन के उनका अंतिम संस्कार करती हूँ। बड़ी बात यह है कि मधुस्मिता ने भुवनेश्वर में कोरोना से संक्रमित लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने में अपने पति की मदद करने के लिए कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल में नर्सिंग की नौकरी तक छोड़ दी।
कोविड डेड बॉडी होते हैं हमारे यहाँ पे, हम बीएमसी थ्रू से हम लाते हैं। वहाँ पे हमारे अभी 14 तारीख को एग्रीमेंट हुआ है बीएमसी के साथ, तो हम उसे भरतपुर जो ग्रेवयार्ड होते हैं, जितना कोविड पेशेंट है हम उसको उनके वहाँ पे लेके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। जितना नॉन कोविड केस हैं वहाँ पे, हमारे यहाँ पे लोकल ग्रेवयार्ड है, जैसे कालियाड़िया है, गौराबोड़ू है, तो हम उसको वहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं। मधुस्मिता के पति एक ट्रस्ट चलाते हैं जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने का काम करता है। मधुस्मिता 9 साल तक बतौर नर्स मरीजों की देखभाल करती रही हैं, लेकिन कोरोना काल में जब संक्रमण के डर से उनके पति के साथ काम करने वाले लोग दूर होते चले गए, तो मधुस्मिता ने खुद मदद करने का फैसला लिया। 2019 में अपनी पति की मदद के लिए कोलकाता से भुवनेश्वर लौट आई। जॉब में 9 साल से करती थी कलकत्ता में। जब देखा कि हस्बैंड का दिन को पैर टूटा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, लोग उनका साथ नहीं देते हैं, तो बहुत उदास होते थे वो। उनका जो काम होता है, अगर वो काम नहीं मिलेगा तो जो भी है उदास होगा, तो वो भी होते थे। मुझे इसीलिए मेरा जॉब छोड़ के उसको हाथ बढ़ाना पड़ा उनका हेल्प करने के लिए। भुवनेश्वर में 2.5 साल के दौरान मधुस्मिता 500 शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं। एक महिला होने के नाते ऐसा करने के लिए शुरुआत में उनकी आलोचना भी की गई, लेकिन लोगों के कहे की परवाह ना करते हुए वो अपने पति की मदद करती रहीं। अब उनकी सेवा भावना को हर कोई सलाम कर रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।